हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग जानते हैं मैंने इतने समय से वीडियोस नहीं बनाए। एक्चुअली देयर आर सम प्रॉब्लम। एक्चुअली माय एग्जाम्स वर गोइंग ऑन और मैंने अपने एग्जाम्स के कारण मुझे 1 महीने की तो पढ़ाई में भी जाता है। 1 महीने का रिवीजन तो होता ही है, तो उसके कारण मैं अपना नहीं बना पाया वीडियोस। लेकिन अब मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं तो इसलिए, और मैं जो अपना पूरा फ्री हूँ। अब मैं अपना जो काम, अब मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आराम से फोकस कर सकता हूँ फाइनली, और आप लोगों को पढ़ाने में। तो मैं ऐसे आप लोगों को लगता होगा कि मैं तो ये व्यूज़ के लिए पढ़ाता हूँ या अपना टाइम पास के लिए पढ़ाता हूँ। नहीं, मैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ाता हूँ। कहते हैं ना कि ना, पढ़ाने से आपकी खुद की नॉलेज भी बढ़ती है, दूसरों को भी ज्ञान प्राप्त होता है, आपका ज्ञान भी बढ़ता है। इसलिए मैं आपको पढ़ा के अपना ज्ञान और आप लोगों का ज्ञान दोनों को बढ़ाना चाहता हूँ। और उसी के साथ साथ मैं अपनी अलमारी की सफाई कर रहा था कल, और मुझे एक बहुत बढ़िया चीज़ मिली है। और वो देखिए, मुझे एक क्लास 11th की मेरी बहन की हिस्ट्री की किताब मिली है, वर्ल्ड हिस्ट्री की, जो कि मेरी फेवरेट है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक बार इसको अच्छे से पूरी स्टडी करूँगा, इसके 1-2 चैप्टर्स की, फिर उस पर वीडियो बनाऊँगा इस चैनल पर। बहुत प्यारी किताब है, सच में पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। ये पूरा आपको स्टार्टिंग से A to Z सब देगा वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। इसमें इनमें शायद देखते कब तक किया, मॉडर्नाइजेशन सब कुछ है इसके अंदर। सारे बुक, जापान, चाइना, हांगकांग, एशियन हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री, ब्राज़ीलियन हिस्ट्री, सब है इसके अंदर। दैट इज़ द बेस्ट थिंग मुझे ये लगी। और आज की वीडियो ही शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन ना करके। और मेरा नाम है जिसमें यार, आप देख रहे हैं ज्योग्राफी फोकस इसमें। लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट आई ओपन चैप्टर। तो आज हम करेंगे द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, विच इज़ द चैप्टर 13। तो उसके लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, एज वेल एज जो जितना तक हमने चैप्टर पढ़ा है उतना भी मैं सेंड कर दूंगा। सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। पार्ट 2 मैं आज या कल में, जब मिलेगा टाइम तब डाल दूंगा। दरअसल मैं पार्ट 2 शूट किया था, और उसका जो था, पहले मैं पार्ट 2 ही शूट किया था क्योंकि वो वाला हिस्सा मुझे थोड़ा ईजी लगा था। तो और पार्ट 1 में जो पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। मैं सेकेंड बार शूट कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मेरा जो है कैमरा, जो फ़ोन था वो हैंग कर गया था और उसमें पूरी रिकॉर्डिंग उड़ गई थी। तो अब शुरू कर सकते हैं हम आराम से। लेट्स बिगिन। लेट मी टेक माय पेन। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 1945। अगर आपने मेरे पुरानी वीडियोस में, जिसमें मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का और जो सबसे राइज ऑफ फेसिज्म एंड नाजिज्म का बारे में बताया था वो भी है, आप वो देख सकते हैं पहले। अगर आपको जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि स्टार्टिंग से करने से ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको आता है तो दैट्स वेल एंड गुड। लेट मी जस्ट प्लीज सेकेंड। मेरा आजकल पता नहीं क्यों इतना ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है आजकल। The First World War came to an end in 1918. The world heaved a sigh of relief, but it was not known that after 20 years there would be another war which could be even more disastrous than the first one. The League of Nations failed to establish peace in the world. When Hitler came to power in Germany, he refused to accept the Treaty of Versailles. He started the expansion of his empire and increased his military power. Soon Europe was divided into two rival groups as a result of the aggressive policy. So पहले इसको मैं समझाऊं, क्योंकि या पहले उसको करते हैं चलिए। पर यहाँ पर एग्रेसिव पॉलिसी जो है, ये एक मेटाफोर है जो यूज़ किया गया है, या इससे सिंबलाइज कर रहा है द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। The Cold War began, and in 1939 it culminated in the Second World War. So this is just a brief introduction, जिससे हमें पता चलेगा वर्ल्ड वॉर 2 के क्या था, स्टार्टिंग का पता चलता है। और इसका सबसे बिगेस्ट रीजन ट्रीटी ऑफ वर्सलिस का था। द फर्स्ट, जैसे कि आपको पता है 1918 में पहला विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। लेकिन दुनिया को क्या पता था कि 20 वर्ष बाद एक और वॉर होगी, या एक और युद्ध होगा जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा और आक्रमणकारी होगा।
और जो लीग ऑफ नेशंस अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा ही। जब हिटलर आया सत्ता में जर्मनी में, उसने ट्रीटी ऑफ वर्सलिस को ठुकरा दिया और उसने अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया, अपनी मिलिट्री बढ़ाई, और इससे यूरोप जो था वो टू टू राइवलरी ग्रुप्स या टू हॉस्टाइल ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था। और उस कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, आपको पता ही है कोल्ड वॉर के बारे में, वो शायद वो आगे नहीं है, वो मैं आपको इसमें अगर किसी और किताब में होगा मैं ज़रूर बताऊंगा। और वो जो 1939 में शुरू हुई थी और वो जल्दी ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हो गई। तो अब पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। The following were the chief causes of the Second World War. That's just an introduction line. Dissatisfaction with the Treaty of Versailles. तो इसको अगर हमें इस वाले पॉइंट को पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ट्रीटी ऑफ वर्सलिस थी क्या। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, पर मैंने इसका समराइज किया है ट्रीटी ऑफ वर्सलिस को। सो लेट्स रीड द समरी ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। देखिए, जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस थी, जैसे कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है, 1919 में ये साइन की गई थी। उसके बाद क्या था, जो यहाँ के मेन लोग जिन्होंने इसको बनाया था वो थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉयड जॉर्ज, यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, फ्रेंच प्रीमियर मैम क्लेमेंकाउ, जो मेरे पिछले वीडियोस में भी अगर हुआ तो फिर अगर मुझे ऑप्शन मिला तो मैं आपको पीछे वो लिंक डाल दूंगा इसमें। वी ऑरलैंडो फ्रॉम इटली भी थे उसमें, और इन चारों को नाम दिया गया था द बिग फोर। तो ये इनके कारण शुरू हुई थी। अब हम मेन प्रोविजंस पढ़ेंगे, जो कि समरी में बस इतना ही ज़रूरी है और कुछ नहीं है, क्योंकि मेन प्रोविजन से ही वर्ल्ड वॉर 2 ये कनेक्टेड है। तो फर्स्ट लेट्स रीड द मेन प्रोविजंस। 1 second प्लीज। Germany and the other allies of Germany were forced to return pre-war territories to Denmark, Belgium, Poland, and to Czechoslovakia, which is now known as Czechia and Slovakia, or Czech Republic and Slovakia. वर्ल्ड वॉर 1 के चेकोस्लोवाकिया को यूगोस्लाविया में शायद ऐड कर लिया गया था, आई फाइंड रॉन्ग। ओह सॉरी, माय मिस्टेक। आई एम रियली सॉरी, ये मेरी मिस्टेक के कारण हुआ है। मैं कभी कभार कंफ्यूज हो जाता था पहले और अभी भी होता हूँ। 1 second प्लीज। तो चेकोस्लोवाकिया यूगोस्लाविया अलग थे। यूगोस्लाविया शायद बाल्कन्स के थे, आई डोंट रिमेम्बर। हाँ, बाल्कन्स के थे। और जो है चेकोस्लोवाकिया जो था वो तो चेकी और स्लोवाकिया ही था, और ये रहे थे 1990s के 1991 और 2 का, आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। मैंने अभी पिछले बहुत समय हो गया इसका बात के हुआ है पढ़ा हुआ है, अभी मैं इसको फिर से रीड करूँगा। तो अब हम पढ़ेंगे जो मेन जगह कैप्चर की गई थी और वापस करी गई थी। सार वैली जो 15 वर्ष के बाद फ्रांस को रिटर्न की गई थी, और एल्सास और लोरेन इनको भी फ्रांस को दे दिया था। डचीज स्लेस्विगन हॉलस्टेन, ये दो जगहें थी जो प्रशिया ने विच वर कैप्चर्ड बाय प्रशिया। ये जो है ये पहले डेनमार्क की थी, पर ये प्रशिया ने कैप्चर कर ली थी और ये रिटर्न कर दी गई थी डेनमार्क को आफ्टर 56 years, एंड द टाइम लाइन इज गिवन हेयर। Germany had to pay a large war indemnity of $33 billion. जर्मनी को $33 बिलियन रुपए जो है वापस करने गए पड़े थे वॉर आइडेंटिटी के लिए। तो इसके लिए एक टेबल है जिसके लिए है वैसे। आई एम सो सॉरी, मुझे अभी 1 सेकेंड का ब्रेक लेना पड़ेगा, मेरे फ़ोन की बैटरी हैंग हो गई है। आपके लिए तो 1 सेकेंड ही होगा, मुझे चार्ज करने में काफ़ी टाइम है। तो ये टेबल मैंने बनाई है, इसको अब हम रीड करते हैं क्योंकि इससे आपको आसानी होगी। तो इससे पता चलता है कि जर्मन एम्पायर की बहुत सारी जगह है, जिनमें से मेन है टोगोलैंड एंड कैमरून, साउथ वेस्ट एंड ईस्ट अफ्रीकन कॉलोनीज, शंतुंग एंड कियाचाओ और समोआ आइलैंड्स। तो ये टोगोलैंड एंड कैमरून ये दे दी गई थी, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में डिवाइड हो गई थी। और साउथ वेस्ट और ईस्ट अफ्रीकन कॉलोनीज जो थी जर्मनी की, वो जो थी इंग्लैंड, बेल्जियम, पोर्टुगल एंड साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज के बीच में डिवाइड हो गई थी। शंतुंग और कियाचाओ जो थी वो जापान को दे दी गई थी, और समोआ आइलैंड जो थी न्यूजीलैंड को दे दी गई थी। यानी कि ट्रीटी ऑफ वर्सलिस बहुत ही बुरी थी।
तो अब हम पढ़ते हैं जर्मन आर्मी, जो लास्ट जो कॉन्सिक्वेंस था। German army was reduced to only 100,000 and was not to have any air force or submarine. You can directly see that it was such bad. और ये जो आप नीचे के पॉइंट्स देख रहे हैं ये आगे के उसके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। थोड़ी बुरी की है क्योंकि अभी मैं जो फटाफट ऐसे ही कहता हूँ हमेशा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको ट्रीटी ऑफ वर्सलीज बताई, अब आपको उसके डिससेटिस्फेक्शन के बारे में बताता हूँ। द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज बाय विच द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड वाज वन साइडेड। यहाँ क्या, क्योंकि वन साइडेड का मतलब यह है कि जो सिर्फ एक तरफा थी, क्योंकि आप समझ ही जाओगे क्यों। मैं समझ तो पा रहा हूँ पर मैं बोल कैसे रहा हूँ, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है इसको। इट वॉज वेरी हार्श, इट वॉज अ डिक्टेटेड पीस इन जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू साइन इट। तो एक तरफा आपको इससे आसानी से समझ में आएगा क्योंकि सारी की सारी कंट्री एक तरफ थी और जर्मनी के खिलाफ थी। कोई जर्मनी और इटली, जर्मनी के खिलाफ जैसे साथ कोई कंट्री नहीं खड़ी थी और जर्मनी को साइन करना पड़ा था। The defeated nations, especially Germany, had to cede many of her territories and all her colonies were forcibly taken by her. Germany was। तो पहले इसको समझाएं क्योंकि नेक्स्ट पेज के लिए मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कैमरा एंगल, क्योंकि मेरा बहुत, मैं कैसे करूँ यार, मेरे पास जिम्बल तो है नहीं यार। तो जर्मनी को जो अपनी सारी जो कॉलोनीज देनी पड़ी थी और उससे जबरदस्ती ले ली गई थी। आप सोच सकते हैं कितना गलत होगा वो। कैमरा एंगल पे मैं आप अच्छे से नहीं दिख रहा था तो मैंने इसको ऐसे हैंड में ले लिया है। So as you can see, this is the map of Europe from 1936 to 39. So this was Poland, this was Czechoslovakia, this was Austria-Hungary, which was, as you know, it was divided from Austria-Hungarian Empire. This was Yugoslavia, which included the Balkans, except these five countries. And this was the Great Britain, and the Great Britain at that time included Ireland also, including North Ireland, Norway, Sweden, and Finland. And as you can see, this was USSR, and these three countries became independent after the Russian Empire and became the part of the USSR after the World War II. As we know that they wanted to, और ये आगे पढ़ेंगे इसके बाद में। This was Bulgaria, this was Turkey, this was Italy, Switzerland, France तो ऐसा ही है, Spain, Portugal, and everything remained same. They haven't shown the Iceland, but this was only there. Now this one, let's read this one. I had erased the map one so for the better view. Now, Germany was divided into two parts for the benefit of Poland. She was burdened with huge war indemnity which she could never pay. As you know, Germany was divided into two parts for the benefit of Poland, and due to the Treaty of Versailles, she was burdened by huge war indemnity which was around $33 billion US. Her military power considerably reduced. As we know that during the World War I, the German military was one of the top end militaries, but now, as we know, it was reduced to only 100,000 active personnel. The treatment meted out to her was based on the spirit of revenge. जो जर्मनी के साथ हुआ वो रिवेंज यानी कि बदले के कारण हुआ था, जो कि यूएस, यूके जैसी इनका जो मेन एलाइड पावर्स थी तो उनसे लड़ने के लिए उस समय जानबूझकर। Consequently, that treaty created hatred in the minds of the Germans. तो नफरत तो पैदा होगी, अगर तुम लोग उनके से खिलाफ हो जाओगे, किसी के भी ज़्यादा खिलाफ हो जाएंगे तो नफरत तो पैदा होगी ही उस इंसान में। It was a black spot for the Germans. ब्लैक स्पॉट था ट्रीटी ऑफ वर्सलीज उनके लिए, जो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उन पर बर्डन हो गया था, उनके खिलाफ बहुत बुरी इमेज बन चुकी थी और उन्होंने खुद ही बिल्ड की थी।
and they wanted to wash it away. वो इसको खत्म करना चाहते थे. This could never be done without armament, and as such war became quite inevitable. क्योंकि armament race और wars के बिना ये सब possible नहीं है. Now moving on to the next topic. The democratic governments could not succeed in Germany because of the French behavior. So French behavior. So what it refers to? Let me just. Sorry, maybe I've copied it. The French behavior refers to a metaphor used for telling the Germans had no faith in democracy and was against their difference and their tradition. So this word was given due to the French. फ्रांस में जो था उन लोगों के खिलाफ था. उन लोगों ने ट्रीटी ऑफ वर्सलीज का मेन जो थे फ्रेंच प्रेमियर ही थे. एंड द फ्रेंच प्रेमियर नेम वाज एम क्लेमेंटियाउ. It gave rise to dictatorship in Germany. So the Nazi Party really easily progressed under the leadership of Hitler. In 1934, he took all the powers into his own hands and became the dictator of Germany. He rejected the Treaty of Versailles and increased his military power. He fortified the Rhineland and annexed Austria. It's quite important. Etc. into his own empire. He wanted to regain the old glory and prestige of Germany and make it a world power. In order to achieve its objectives, the Nazi Party followed the path of war. पिछली बार में मैं जो पढ़ रहा था वो ये वाला था, ये वाला. तो मैं क्या था, मैं गलती से वो लगाना भूल गया था वो जो है पिछली क्लिप में. तो अब आगे बढ़ते हैं. राइज ऑफ फेसिज्म इन इटली. Italy joined the Allies in the First World War with high hopes, but she was not satisfied with the territories she gained. Consequently, dictatorship was established there under the leadership of Mussolini. He introduced many reforms and put a new life in the people of Italy by giving military training to them. He wanted to revive the glory of old Roman Empire. Italy, like Germany, adopted an aggressive policy and captured Abyssinia and Albania. Like Hitler, Mussolini's aggressive policy gave a severe blow to the League of Nations and created an atmosphere of hostility in the world. Now, Japanese policy of expansion, invasion of China. Another cause for the war was the Japanese policy of expansion. Let's move on to the next page. Let's move on further. The ambitions of Japan increased after the First World War. Though Japan and China fought on the side of the Allies in the First World War, yet the Japan got more concessions than China. She developed her navy, and by 1930 she greatly increased her strength. तो यहाँ कि जापान जो था वर्ल्ड वॉर 1 की साइड था एलीज में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलीज की साइड था. और जापान को जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो टेरिटरीज और कंसेशंस मिले थे और उन्होंने अपनी इस कारण जो अपनी नेवी डेवलप की 1930 तक, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है. और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज की, अपनी मिलिट्री पावर यानी इंक्रीज की, अपनी जो टेरिटरीज को स्ट्रॉन्ग किया और बहुत सारी चीज़ें और डेवलप की. और जो अपनी और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप किया. इन 1931 शी अटैक चाइना एंड सीज्ड मंचूरिया. उन्होंने जो चाइना पर अटैक किया और मंचूरिया पर अपना कब्जा कर लिया. सो मंचूरिया इज अ रीजन, नॉट मंचूरियन. मंचूरिया इज अ रीजन इन चाइना. लेट मी शो यू अ पिक्चर. सो एज यू कैन सी दिस इज द रीजन्स. और यहाँ देखिए पूरा जापानीज एम्पायर है. तो जापानीज एम्पायर इंक्लूडेड द एरियाज ऑफ दिस मच सी एरियाज ऑफ Japanese Empire included the main Japan, Korea, and this much region. So this region, the region till here I think it means
मीन्स हमारा मंचूरिया। तो ये मंचूरिया ये वाला हो गया। तो ये वाला हिस्सा मंचूरिया हो गया, ये वाला। Japanese empire included this much area, and Manchuria, Shanghai main capital, Burma, Thailand, French Indochina means आपका वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, very little bit of Australia, Solomon Islands, and this much sea. So this was the in the Japanese Empire. Again, there was a war between. Just again, there was a war between Japan and China in 1937. Many Chinese cities fell into the hands of the Japanese. During the Second World War, Japan joined the Rome, Berlin, Tokyo axis and entered the war in 1941. So this is important because this tells that when did China join the World War. Now, Japan's ambition in the Pacific came into conflict with that of the United States of America. Secret treaties were signed among the fascist powers. Japan was given a free hand in Asia, while Germany and Italy were given a free hand to expand in Eastern Europe and Africa. Means वो एशिया जो है, जापान जो है फ्री है कि वो जो एशिया में जो अपने आप को एक्सपैंड कर सकता है, और जर्मनी और इटली जो है वो उधर कर सकते हैं अपने ईस्टर्न यूरोप और अफ्रीका में. America's fullness from European politics. So the word fullness means, let me search. So the word fullness here means आई एम सॉरी मैंने फूलनेस बोल दिया, अलूफनेस. मेरे दिमाग में वही क्यों आ रहा था बार बार, फूलनेस. A fullness meaning. So a fullness means a state of being distant, remote or withdrawn. Someone showing a fullness would be shy, यानी कि someone showing being withdrawn, remote or being distant, or a state of being distant. Means America's state of being distant or remoteness from European politics. After the First World War, America kept aloof from the European politics and did not join the League of Nations. As a result, England all alone could not prevent France from ill-treating Germany. Germany could never forget the humiliation she had to suffer at the hands of France and plunged into the whole world once again into darkness. यानी कि जर्मनी अपने ये ह्यूमिलेशन को भुला नहीं पाया, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं. और जो अलूफनेस यहाँ है कि आपने अभी देखा ही, तो यहाँ की जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी लीग ऑफ नेशंस में ना ज्वाइन होना, और क्या था यूरोपियन पॉलिटिक्स पे अपना ध्यान ना देना. जर्मनी अपना ह्यूमिलेशन कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि उसको जो फ्रांस के साथ हाथ मिलाकर उसके बाद जो इतना बुरा हुआ वर्ल्ड वॉर 1 में, और उसको जो उसने अपने पूरे विश्व को फिर से डार्कनेस में लिया. अमेरिकन aloofness helped the military rulers of Germany and Italy to adopt violent and aggressive attitude, and they ignored the League of Nations very easily. American aloofness यानी कि American remoteness helped the military rulers, यानी कि जर्मनी और इटली के जो रूलर्स थे उनको जो अमेरिका का जो दूर होना बहुत मदद हुआ उससे, जो अपने जो और वायलेंट और एग्रेसिव एटीट्यूड को जो है अडॉप्ट करने में, और जो लीग ऑफ नेशंस को बहुत आसानी से भुलाने में, इग्नोर करने में आने.
सॉरी, लेट मी जस्ट, सॉरी आपको इतना शोर वहाँ से आ रहा होगा कहीं से. Policy of appeasement. The policy of appeasement followed firstly by the British and later on by the French to avoid war with aggressive powers. So let me show you the meaning of the word appeasement. The word appeasement means, manauti, shanti, provocation, consolation यानी कि तुष्टिकरण. इसको अगर हम अच्छे से सिनोनिम्स से समझ पाए तो उससे आसानी होगी. Pacify, placate, propagate, while resolve its quieting insistent demands by making concessions, appease their territorial ambitions. आप समझ ही गए होंगे. The policy of appeasement first followed firstly by the British and later on by the French to avoid war with aggressive powers like Germany and Italy also proved one of the major causes of the Second World War. The conquest of Rhineland and Austria incited Hitler to conquer Czechoslovakia. तो है कि जो हिटलर जो राइनलैंड का और ऑस्ट्रिया का जो कॉन्क्वेस्ट करना हिटलर को जो उसने और जो उसको प्रेरित किया हिटलर को चेकोस्लोवाकिया को जो है कब्जाने के लिए या इन्वेड करने के लिए, एनेक्स करने के लिए. जर्मनी laid a claim on the province of Sudetenland and became majority to one of the people of that province were Germans. तो जर्मनी ने अपना क्लेम जो स्टूडेंटेनलैंड पर अपना किया क्योंकि वहाँ के जो मेजॉरिटी वाले जो लोग थे वो जो जर्मन्स थे. टू अवॉइड एन ओपन कॉन्फ्लिक्ट विद प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ the prime ministers of England and France held a conference at Munich on September 29 and 30, 1938 with Hitler and Mussolini. और यहाँ पे अगर हम एक सीन हमें जो शोकेस किया गया है, लेट मी जस्ट जूम ऑन दैट. सो दिस इज द सीन शोन. और जो जापान का हुआ था वो was under the kingdom of Hirohito. Hirohito was the ruler, was the emperor of Japan, I think until the late 80s or 90s. तो ये जो था बैटल का सीन था. And they agreed to the terms put forward by Hitler without consulting Czechoslovakia. As a result, German troops captured Sudetenland without any difficulty. Later, Germany captured Czechoslovakia too. तो पहले उसने जो है सुदेतेनलैंड को कैप्चर किया, उसके बाद उन्होंने चेकोस्लोवाकिया को कैप्चर किया. चर्चिल ने मुनीश एग्रीमेंट को कहा द डिजास्टर ऑफ द फर्स्ट मैग्नीट्यूड. It has been also termed as the victory of sheer naked force. So ये काफी important point है. Now failure of League of Nations, ये तो बहुत ज़रूरी पॉइंट है. इसके बारे में आधे से ज़्यादा लोग जानते हैं कि मेन जो रीज़न था उसके जो ख़त्म होने के लिए, पर इमीडिएट कॉज और जो सबसे ज़्यादा बड़ा कॉज और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉज है वो आगे है. फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस. The League of Nations was set up to maintain peace in the world and to prevent wars. As we know, this is the main which was the main principle of the League of Nations, but it proved quite weak and failed to achieve her objectives. She did not have military power to implement her decisions and to punish the defaulters. तो ये जो लीग ऑफ नेशंस का था वो था जो यहाँ पे दिया हुआ है इसके मुताबिक. तो मेंटेन पीस तो हमने बता ही लिया. तो ये पर काफ़ी वो वीक प्रूव हुई और उसके साथ इसके ऑब्जेक्टिव्स ही पूरा नहीं कर पाई. शी डिड नॉट हैव एनी मिलिट्री पावर टू इम्प्लीमेंट हर डिसीजंस एंड टू पनिश द डिफॉल्टर्स.
या कि डिफॉल्टर्स को पनिश करने के लिए उसके पास जो उसके डिसीजन है वो बिल्कुल जो है उसके पास मिलिट्री पावर नहीं थी इसके लिए. अगेन देयर वाज अ लैक ऑफ कोऑपरेशन अमंग द मेंबर नेशंस एंड दे वांटेड टू यूज द लीग फॉर ग्राइंडिंग देयर ओन एक्सेस. यानी कि अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए उन्होंने उनके अंदर ही जो आपसी फूट हो गई और कोऑपरेशन की जो बहुत कमी हो गई थी. It is rightly said, while the founding fathers of the League undermined it from within. यहाँ कि वो अपने आपसी फूट में लड़ते रहे. The nationalists, militarists and the fascists were attacking it openly from without. उन लोगों को यूरोप में जो हो रहा है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं है. When Italy annexed Abyssinia, Japan annexed Manchuria, and Germany annexed Austria and Czechoslovakia, the League of Nations could not take any action against them. So the member nations lost their faith in the League and started preparing for the war materials on a large scale. वो अपने आप ही वॉर मटेरियल्स पर फोकस करने लग गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि लीग ऑफ नेशंस का कुछ काम नहीं होने वाला है और वॉर होती रहेगी पर उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. वो लोग अपनी आपसी फूट में लड़ते रहेंगे. So now first we will read quotation by Adolf Hitler, then the Rome-Tokyo Berlin Axis, and then the immediate cause Hitler's invasion of Poland. और यही आज का पार्ट में होगा, नहीं तो बाकी के कॉन्सिक्वेंसेज और इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर नेक्स्ट पे फटाफट कंप्लीट करता है. टाइम काफी वेस्ट हो चुका है. द रिकॉन्क्वेस्ट ऑफ लॉस्ट टेरिटरीज कैन नॉट बी अचीव्ड बाय सोलेम अपील टू ऑलमाइटी गॉड और पायस होप इन द लीग ऑफ नेशंस बट बाय द आर्म फोर्स. तो ये है अडोल्फ हिटलर का कोट है. तो है कि जो लॉस्ट टेरिटरीज जो भगवान से प्रार्थना के बना नहीं पा सकते हैं और जो लीग ऑफ ओशन में भी कोई आर्म फोर्सेस तो बची नहीं. The Rome, Berlin, Tokyo axis. After coming into power, Hitler began to increase the military power of Germany. जब हिटलर सत्ता में आया तो उसने जर्मनी को जो और जो उसकी जो बहुत ज़्यादा जो वो बढ़ाता गया, उसकी पावर बढ़ाता गया. He fortified the Rhineland and tried to annex Austria and certain territories. ये आपको तो याद रहेगा ही, मुझे तक याद रह चुका है, 5 बार पढ़ चुका हूँ पिछले चैप्टर्स में लगातार. The European countries began to look at him with suspicion. यूरोपियन कंट्रीज में उसका सस्पेंशन देखा. उन्होंने बहुत सारे पावर ब्लॉक्स बना लिए. सबसे पहले इटली, फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया ने बनाया 1934 में. फिर 1935 में फ्रांस, इंग्लैंड और इटली ने एक जो पैक्ट बनाया टू चेक द राइजिंग पावर्स ऑफ जर्मनी को. उसके बाद फ्रांस ने एक रशिया और चेकोस्लोवाकिया के साथ ये एक पैक्ट बनाया, एक पैक्ट साइन किया. उसके बाद जर्मनी ने भी अपनी एलाइज को ढूंढा और इटली के और जापान के साथ में, और उसी के प्रकार रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस बनी गई. तो ये क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब हाउ द रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस वाज फॉर्म्ड. लेटर ऑन इंग्लैंड एंड फ्रांस आल्सो फॉर्म्ड अनदर पावरफुल ब्लॉक. इंग्लैंड और फ्रांस ने भी एक अन्य पावरफुल ब्लॉक बनाया और यूरोप जैसे जो 2 राइवल कैंप्स या 2 हॉस्टाइल कैंप्स में डिवाइड हो गया था 1939 में. और यही सर्कमस्टेंसेस से जो वॉर जल्दी रोक ही नहीं पाई. तो मैं यहाँ पे पढ़ रहा था, सॉरी मेरा कैमरा थोड़ा रह गया ऊपर. अब नेक्स्ट इमीडिएट कॉज. सॉरी थोड़ा सा क्या कर दूं मैं. In 1938, Germany demanded the city of Danzig in Poland, which had considerable German population. As Danzig could provide a corridor through Poland connecting Prussia with the rest of countries. प्रशिया आपको अगर नहीं पता है तो आप मेरे शॉर्ट दे सकते हैं. मैंने शॉर्ट एक बनाया था ऊपर, तो मैं उसको ऊपर जो लिंक्स में ऐड डाल दूंगा अगर मुझे मिला तो, और आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं. बट फॉर द टाइम सो प्रशिया वाज दिस रीजन, जो जर्मन एम्पायर को ही समझ लीजिए. This was the flag and this was the region of Prussia. This was the region of Prussia. तो ये जो आप रीजन देख रहे हैं प्रशिया का रीजन है. Moreover, Poland was accused of committing atrocities against the Germans living there. Atrocities जो उसके खिलाफ करना चाहता था, and the word atrocities means
पासवर्ड लीक भी हो गया तो क्या हुआ, ये फ़ोन मेरा बहुत पुराना और मैं यूज़ भी नहीं करता बस, और ये रीसेटेड फ़ोन है। एट्रोसिटीज, वेरी क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ, उनके साथ बहुत ज़्यादा क्रूअल ट्रीटमेंट करने लग गया था। वेरी क्रूअल ट्रीटमेंट। Against the German thing, Britain and France had now opened apprehensive with the rapid growth. उन लोगों को अब चिंता हो गई थी जर्मन पावर के बढ़ते हुए, और उन्होंने और अगर उन्होंने ये सोच किया अगर पोलैंड के इंडिपेंडेंस पर अगर उसको जो है धमकी मिलेगी तो वो उसके खिलाफ जो है वो लड़ भी सकते हैं। लेकिन ना ही फ्रांस और ब्रिटेन उससे कोई डायरेक्टली जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं, और सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव था अलायंस बनाने के साथ, वो था सोवियत यूनियन के साथ, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर भी सोवियत यूनियन के साथ था। पर पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट ने सोवियत यूनियन को कन्विंस कर दिया था कि ब्रिटेन और फ्रांस जो है जर्मनी को उसके खिलाफ यूज़ कर रहे हैं, और पोलैंड के पास एक एंटी सोवियत पॉलिसी थी जो कि उनके और जो बहुत खिलाफ हुई। और 23 अगस्त 1939 को सोवियट्स और जर्मन्स ने म्यूचुअल नॉन एग्रेशन पैक्ट को साइन किया, जिसके अंदर उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे। लेकिन वो दोनों एक अंदर से वो सोच रहे थे कि वो उसको जो इन्वेड करेंगे पोलैंड को, और ईस्ट लेंगे और हाफ कंट्री लेंगे, और सोवियत यूनियन को भी जो है बाल्कन्स लेने थे। बट दैट्स बाल्टिक्स, बाल्कन्स तो अलग का हो गए, बाल्कन्स तो जो हो गई यूगोस्लावियन कंट्रीज प्लस अल्बेनिया, ग्रीस, टर्की, और ये वाली कंट्रीज हो गई। उनसे दिस ट्रीटी आएंगी। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन पैक्ट ऑल्सो गिव्स द सोवियत यूनियन वैल्यूएबल टाइम टू प्रिपेयर फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट विद हिटलर इन द ईस्टर्न पर हिटलर के साथ जो है लड़ने में उसे टाइम दिया और इस ट्रीटी से हिटलर को जो रशियन न्यूट्रलिटी की मिल गई थी जर्मन अटैक पर। Since Britain and France had no direct access to Poland, उनके पास एक्सेस जो थी नहीं डायरेक्ट, और जर्मन को जो है वो जो है सर्टेन था। और 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड को। हिटलर को लगा था फ्रांस जो है कि ना वो उसकी मदद भी करेंगे, पर जो 2 दिन बाद 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने जो है उसके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी जो है जर्मन के खिलाफ, और इस प्रकार वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई। बट सो द इमीडिएट कॉज एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज वाज द हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड। दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज। One second. This was the most important call. That's all for today. Thank you for watching and have a nice day. My name is Jasmine Singh and thank you for watching. I am from class 8.